हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो आप बहुत अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। तो मेरी तरफ से हार्टीएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल सारे बच्चे जो सीए फाउंडेशन जून 24 अटेम्प्ट में जिन्होंने क्लियर किया है। और जो सीए इंटर में आए हैं तो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन एंड वेलकम इन द सीए इंटरमीडिएट। तो अब आप एक बड़े लेवल पे आ चुके हैं। तो अब आपको पूरी मेहनत करनी है और तैयारी करनी है। तो ये तो बात हुई उन बच्चों की कंग्रेचुलेशन वाले की जिसके सगे संबंधी भाई बंधु फ्रेंड्स वगैरह जो भी पास हुए हैं, तो मेरी तरफ से उनको कंग्रेचुलेशन। तो आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7, दैट इज कंप्लीशन एंड रिव्यू। ठीक है। सबसे पहले मैं बता देती हूँ, जैसे मैंने पहले आपको बताया था बच्चा लोग, कि हर चैप्टर कोई ना कोई ऐसे से बिलोंग करता है, डील करता है। राइट। ऐसे हम सेपरेटली भी पढ़ेंगे इस सीरीज के खत्म होने के बाद। ठीक है। आज हम करेंगे कंप्लीशन एंड रिव्यू। तो फटाफट से अब मैं आपको मॉड्यूल का रिसोर्स मटेरियल यूज कर रही हूँ, क्योंकि मैं मानती हूँ कि बहुत से बच्चे शॉर्ट नोट्स के पीछे होते हैं या नोट्स के पीछे होते हैं, किसी भी ऑथर की बुक यूज करते हैं। वेल एंड गुड, आप कर सकते हैं। बट हम मॉड्यूल को कहीं ना कहीं डिसग्रेड कर देते हैं, अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, और वहीं पे इंस्टीट्यूट हमें पकड़ता है। ठीक है। तो आज मैं मॉड्यूल से ही आपको कराने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। सो अपना मॉड्यूल पेन पेंसिल पेपर लेके आ जाइए, देन विल स्टार्ट। ठीक। तो पहले मैं एक चीज क्लियर कर लेती हूँ, बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होगी लेकिन कुछ व्यूवर्स को प्रॉब्लम होती है कि सिंपल है क्लास मॉड्यूल से। तो बेटा मैं कोई अभी यहाँ पे तामझाम नहीं करना चाहती, बिकॉज वी आर बिलीविंग कि आप लोगों को एक क्लासरूम वाला एनवायरनमेंट मिले, जैसे कि मैं यूजुअल अपने स्टूडेंट्स की ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ जो मेरे पेड बैचेस में है। तो सेम चीज है, इसी तरीके से क्लासेस चलती हैं, बट वहां पे स्टूडेंट्स होते हैं, यहाँ पे मैं आपको रिकॉर्ड करके आपको दिखाती हूँ, द सेम प्लेटफॉर्म। राइट। तो मेरी क्लासेस में आपको कोई भी फलाने का ये नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं है। तो आई एम सॉरी, वो चीज नहीं है। हाँ, थोड़ा सा मजाक मस्ती इसलिए होता है कि कुछ ऐसा है ताकि आप लोग बोर ना हो। और ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि पढ़ पढ़ के बहुत से ऐसी जनता होगी, बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो दूसरी या तीसरी टाइम ऑडिट कर रहे होंगे। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, डिसहार्डन होने की बात नहीं है। भैया आप सीए कर रहे हो, चार्टेड अकाउंटेंट कर रहे हो, कोई 12th का 11th का एग्जाम नहीं दे रहे हो। ठीक है। इसमें मेहनत लगती है। राइट। तो चैप्टर नंबर 7 करेंगे, कंप्लीशन एंड रिव्यू। ये मैं स्टडी मटेरियल यूज कर रही हूँ, जो न्यू स्टडी मटेरियल है मैंने ऑनलाइन डाउनलोड किया है। तो मेरे पास ब्लू और व्हाइट में है, आपके साथ आपके पास जिनके पास हार्ड कॉपी है वो ब्लैक एंड व्हाइट में भी हो सकता है। ठीक है। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए चलते हैं इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं बच्चा लोग। तो हम इस चैप्टर में ना कुछ ऐसे की बात करेंगे। अब कई लोगों की सांसें थम गई होंगी कि अरे मैम इतने सारे एसेज, हमें क्या सारे एसेज हैं। मैं ऑलरेडी कहती हूँ कि ऑडिट इंटरलिंक्ड है। मैं नहीं कहती, इंस्टीट्यूट कहता है, आपका ऑड्यूल का ऑडिट का मॉड्यूल कहता है। तो यस, कुछ कुछ पॉइंट्स हर एक ऐसे से इंटरडिपेंडेंट है, लिंक्ड है। ठीक है। तो यहाँ पे चीज क्या बोल रहा है कि आपको सबसे पहले कंप्लीशन एंड रिव्यू, पहले तो नाम का मतलब समझिए। कंप्लीशन एंड रिव्यू का मतलब क्या होता है कि आपने एक पर्टिकुलर टाइम पे ऑडिट कंप्लीट किया। अब ऑडिट कंप्लीट हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि कंप्लीट हो गया जी जय हरि की जय, ले जाओ अपने ऑडिट, नहीं। आपको उससे पहले क्या करना है, उसको प्रॉपरली कंप्लीट करना है, उसको देखना है, आई थिंक रिवाइज करना है आपको कि भैया क्या चीज है। ये जो मैटर है शेयर होल्डर्स पे पहुंचाने से पहले आपको मैनेजमेंट या दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से आइडेंटिफाई करना है। ठीक है। कई बार क्या होता है, ऑडिट के दौरान भी मिस स्टेटमेंट्स मिल जाती हैं, या ऑडिट के बाद भी, जो आपने सुना होगा सब्सिक्वेंट इवेंट्स, गोइंग कंसर्न। जो ऑडिट 3 डेट्स होती है बच्चा लोग। सबसे पहले जिस डेट पे आपका मैनेजमेंट आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करके देता है, उसके बाद ऑडिट पे पहुंचती है। दूसरी डेट है जो ऑडिटर अपनी रिपोर्ट तैयार करके मैनेजमेंट को पहुंचाता है। और तीसरी डेट होती है, तो तीसरी डेट होती है कि जिस डेट पे शेयर होल्डर्स अप्रूव करते हैं ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जिस डेट पे मैनेजमेंट ने ऑडिटर के पास पहुंचाई डेट, उसके बाद ऑडिटर का काम स्टार्ट हो जाता है कि भैया ऑडिट करना। लेकिन कई बार क्या होता है कि एजीएम पे, जिस डेट पे एजीएम होती है उस डेट पे आपका क्या होता है, अप्रूव होती है। एजीएम डेट से और ऑडिट रिपोर्ट के बीच में कुछ ऐसे इवेंट्स आते हैं जो कि सब्सिक्वेंट इवेंट्स हम कहलाते हैं। कुछ ऐसे आइडेंटिफाई मिस स्टेटमेंट या लॉट्स और सारी चीजें निकल के आती हैं। तो ये सारी चीजें उनसे बिलोंग करती हैं। चैप्टर डील करेगा कि आपको ऑडिट किस तरीके से कंप्लीट करना है, कंप्लीट करने के बाद रिव्यू करना है, रिव्यू करने के बाद ऑडिटर की किस किस टाइम जोन में क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
ठीक है। तो बेसिकली आपके इस चैप्टर के अंदर रेफरेंस है ऐसे 260 का कम्युनिकेशन विद दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, ऐसे 265 का कम्युनिकेटिंग डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल टू दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, ऐसे 450 का मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट, ऐसे 560 का सब्सिक्वेंट इवेंट्स जो ऑडिट करने के बाद पता चलते हैं या इवेंट्स हैपन हुए हैं, 570 गोइंग कंसर्न, एंड 580 रिप्रेजेंट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, समझ में आया? तो सबसे पहले हम करते हैं ऐसे सब्सिक्वेंट इवेंट्स। भैया सब्सिक्वेंट इवेंट्स होते क्या है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है बेटा, सब्सिक्वेंट इवेंट्स क्या है? एक ऐसे इवेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बी अफेक्टेड बाय सर्टेन इवेंट्स दैट अकर आफ्टर द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब मैंने आपको बताया फॉर एग्जाम्पल 31st ऑफ मार्च, 31st ऑफ मार्च को आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने बन गई। ठीक है, और ऑडिटर ने आपको जो रिपोर्ट दी है वो रिपोर्ट देगा 31st ऑफ सितंबर, और जो एजीएम होनी है वो होनी है 31 दिसंबर। अभी अपना लॉग ऑफ प्रोविजन मत लगा लेना कि इतने दिन में है, मैं आपको एग्जाम्पल तैयार करा रही हूँ। तो आप सब्सिक्वेंट इवेंट क्या बोलता है? सब्सिक्वेंट इवेंट बोलता है, सब्सिक्वेंट क्या होते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने के बाद और इस ड्यूरेशन में, मतलब जब तक आपका ऑडिटेड नहीं होता, इस ड्यूरेशन में कुछ ऐसे इवेंट है जो कि अकर होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद, बट उसका जो रेफरेंस है एग्जिस्ट, तो कंडीशन हो सकती है कि भैया उसका जो रेफरेंस था, वो कंडीशन जो एग्जिस्ट इस डेट पे थी। फॉर एग्जाम्पल कि आप बाय शिप कुछ प्रोडक्ट मंगवा रहे थे, कुछ 2-3 मिलियन का या करोड़ का आप माल मंगवा रहे थे। ठीक है, तो आपने वहां पे डाला हुआ था, ये वहां पे आपने कंडीशन एग्जिस्ट करी थी कि अगर वो सही सलामत वापस आ जाता है देन हमारा ट्रांजिट में है, अगर उस वो कोई डैमेज होता है देन विल कंसिडर द लॉस, यानी कि वो कंडीशन एग्जिस्ट थी। राइट। दूसरा एग्जांपल इसका है, आप पे कोई केस लॉ चल रहा है, अब इसका रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन रिजल्ट आने में 2-3 महीने लगेंगे, लेकिन आपने कंडीशन डाली हुई है, मतलब कंडीशन मेंशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कि अगर आप विन करते हो तो आपको इतने करोड़ का मुनाफा होगा, अगर आप लॉस करते हो तो आपको इतना पेनल्टी देनी पड़ेगी। और राइट, तो ये क्या है? एग्जाम्पल्स है कंडीशन एग्जिस्ट होने के। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं और आपका, चलिए, ओके। दूसरी कंडीशन क्या होती है बेटा? those that provide evidence of condition arose after the balance sheet, after the date of financial statement। जिस डेट पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने बनाई है उसकी जो कंडीशन है अराइज होने की वो बात होती है। फॉर एग्जाम्पल केस ही लॉस्ड हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने के बाद, जिसकी कंडीशन बैलेंस शीट डेट के, मतलब जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट है उस टाइम पे एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो सब्सिक्वेंट समझ में आ गया? ठीक है। नाउ अब हम कंसीडर करेंगे, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि एग्जांपल्स ऑफ इवेंट्स प्रोवाइडिंग एविडेंस। भैया जिस डेट पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट तुम्हारे मैनेजमेंट ने तैयार करी उस डेट पे आ, वो इवेंट होने की कंडीशन एग्जिस्ट करती थी, उसके कुछ एग्जांपल है। तो मैंने एग्जांपल दिया डिक्लेरेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी। कोई एक मेजर डेटर था आपका, जिसका मेजर डेटर मतलब जिसका 80% से ज्यादा आपका डेटर वही था, उसकी इंसॉल्वेंसी होने की डिक्लेरेशन। ऐसा तो नहीं है कि आज सुबह उठा कल दिवालिया घोषित हो गया। इंसॉल्वेंसी में पूरा प्रॉपर टाइम लगता है कि भैया जब आपको सारे एसेट्स होल्ड करने पड़ते हैं अपनी लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने में, तब उसको इंसॉल्वेंसी बोला जाता है। तो जिस दिन आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने तैयार की, आपके मैनेजमेंट में जिस कंपनी का आप ऑडिट कर रहे हो उसके मैनेजमेंट ने जिस उस पर तैयार करी, तो वहां पे वो इंडिकेशन था कि भैया हमारा जो ये जो डेटर है जिसने 80% 80% जो आपका माल है वो हमसे उधार पे ले रखा है, वो इंसॉल्वेंट हो सकता है। तो अगर इंसॉल्वेंट होता है तो उसकी मनी रिकवरी में मतलब मनी रिकवरी में क्या होगा, टाइम लगेगा, या टाइम लगने के बाद क्या आधी रिकवरी ना हो, बेड डेट्स हो जाए, जिसकी वजह से इम्पैक्ट किससे पड़ेगा? ऑब्वियसली सेल्स के रेवेन्यू पे इम्पैक्ट पड़ेगा आपका। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग दिखेगा डेटर्स में आपके, तो वो सारे आपके रेशियोज पे, करंट रेशियो पे, इन सब पे इम्पैक्ट पड़ेगा। स्टॉक्स पे, स्टॉक इन्वेंट्री टर्नओवर, इन सब पे इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल मैंने आपको दिया कि सेटिंग अ लीगल क्लेम,
जो क्लेम है कि जिस दिन जो डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट है, for which a provision has been already made in the financial statement. It provides the evidence on adjustment in provision. तो अगर वो क्लेम, चाहे आप क्लेम को आपकी कंपनी विन करे या क्लेम को लूज करे, उसका प्रोविजन का अमाउंट एस्टिमेशन करना पड़ता है मैनेजमेंट को कि अगर हम विन करेंगे तो इतना क्लेम हमें ऐसा इनकम देना पड़ेगा, अगर हम लॉस करेंगे तो इतनी पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो ये दोनों इवेंट जो एग्जाम्पल है कि जिस दिन पे आपकी मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करती है, उस डेट पे ये कंडीशन एग्जिस्ट करती थी या नहीं करती थी। आई होप सो आपको समझ आया। अरे भैया लाइक्स देने में कंजूसी मत किया करो। देखो और तो तुमसे मैं कुछ मांग नहीं रही, मैं तो ये नहीं कह रही कि आओ मेरा कोर्स ले लो, ये ले लो, वो ले लो। मैं तो कह रही हूँ कि अगर तुम्हें समझ में आ रहा है, तुम्हारे दिमाग में अच्छे से घुस रहा है यहाँ पे, तो भैया एक लाइक्स दे दो। ठीक है, अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। बेटा मैं हमेशा से एक बात कहती हूँ, ऑडिट में मैम, मेरे स्टूडेंट्स का ही फीडबैक है कि मोस्टली ऑडिट में हमें मैम आंसर आते हैं पर क्वेश्चन समझ में नहीं आता कि हमें करना क्या है। आपने मेरी कहानी तो मेरे यूट्यूब चैनल पे देखी होगी, मेरी जर्नी। अगर नहीं देखी तो देख लेना। तो जो ही आप सपने में है कि फर्स्ट टाइम कर दिया, या जो डीमोटिवेटेड हो रहे हैं कि मैम हम तो 2-3 बार से करे जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। बेटा जितने भी सीए हैं, अब मैं भी सीए बन के बोल सकती हूँ मैंने फर्स्ट टाइम क्लियर किया, ये किया वो किया। मैटर क्या करता है? मैटर करता है कि आपके पास एक सीए का टैग है, डिग्री है, ठीक है, और आप अच्छा कमा रहे हैं। ऑल राइट, तो ये चीज मैटर करती है। ओके, समटाइम्स एक्सपीरियंस इज बेटर देन डिग्री। डिग्री भी ऑल दो बेटर है, बट आपके पास अगर एक्सपीरियंस है, ये सारी चीज ज्यादा मैटर करती है आपके होल जर्नी पे। तो सिंपल बात है कि एक दिन ध्यान रखना, मे बी यू गोइंग टू फेल इन योर एग्जामिनेशन, ठीक है, बट यू शुड नॉट फेल इन योर लाइफ। आप चाहे, एग्जामिनेशन इज जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ, तो आप डीमोटिवेटेड मत होइए। आपने सीए लिया है, बहुत हिम्मत का काम है, इसको पूरा जरूर कीजिए। नो मैटर कितना टाइम लगता है, लेकिन कोशिश कीजिए कि जो गलतियां आपने पिछले एग्जाम्स में की हैं वो गलतियां आप यहाँ ना करें। टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ एग्जांपल्स ऑफ प्रोवाइडिंग ऑडिट एविडेंसेस कंडीशन दैट अरोज आफ्टर फाइनेंशियल डेट। तो बैलेंस शीट डेट के बाद, यानी कि जिस डेट पे आपकी मैनेजमेंट ने, आप कंपनी ने, मैनेजमेंट ने बैलेंस शीट डेट प्रिपेयर की, उसके बाद कौन कौन से इवेंट होते हैं भैया? तुम शेयर कैपिटल इशू कर रहे हो, तुम मर्जर करने वाले हो, तुम डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्सटैंशियल इन्वेंट्रीज, हो सकता है तुम्हारे गोदाम में आग लग गई हो, ऐसी सब्सिक्वेंट चीजें हो गई हैं। तो सब्सिक्वेंट इवेंट का समरी करेंगे तो मीनिंग में है इवेंट्स अकरिंग बिटवीन डेट्स ऑफ द फाइनेंशियल डेट और ऑडिट रिपोर्ट के बीच में जो इवेंट्स होते हैं, ठीक है, जो फैक्ट ऑडिटर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने के बाद और ऑडिट रिपोर्ट करते टाइम बीच में पता होते हैं, यानी प्रॉपर ऑडिट मैनेजमेंट ने प्रॉपर प्रोवाइड नहीं किया, लेकिन ऑडिटर को अपना पता चलता है, चाहे कोई भी ऑडिट प्रोसीजर उसने फॉलो किया हो या मैनेजमेंट नहीं दिया हो, राइट। और दूसरा, फैक्ट विच ऑडिटर बिकम टू ऑडिट आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन इशूड होने के बाद फैक्ट कवर करते हैं, ठीक है। तो अब आपका एसए, इस अगर ये कंडीशन है तो एसए क्या बोलता है? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग बोलता है कि अगर कोई सब्सिक्वेंट इवेंट्स हुए हैं, मेरी बात को ढंग से समझो, आप पढ़ रहे हो तो उसके बेस को लेके चलो। स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग क्या बोल रहा है? ये मैनेजमेंट को नहीं बोल रहा है भैया, ये ऑडिटर को गाइड कर रहा है कि बच्चा ऑडिटर देख, ठीक है, अगर सब्सिक्वेंट इवेंट हुए हैं। अब ऑडिटर रोने लगा, सब्सिक्वेंट इवेंट 3 केसेस में हुए हैं, जैसे ने बताया कि या तो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो मैनेजमेंट ने बनाई है और ऑडिटर रिपोर्ट के बाद बीच में जो इवेंट हुए हैं। दूसरा कि भैया ऑडिटर रिपोर्ट तुमने प्रेजेंट कर दी है, लेकिन अभी इशू नहीं हुई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किसको इशू नहीं हुई है? मैनेज शेयर होल्डर्स को, सेकंड केस। तीसरा, भैया हो चुकी है, एजीएम में अनाउंस कर दिया ऑडिटेड, वो जो होते हैं ना 4 काम होते हैं एजीएम में जो करने पड़ते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग में डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, ठीक है, डायरेक्टर का ऑडिट रिपोर्ट, फाइनेंशियल, राइट। तो फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है वो इशू हो गई है, तो भैया इस केस में ऑडिटर, भैया तेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपको ऐसे गाइड कर रहा है। तो सबसे पहले है कि भैया पहले ऑडिटर को बताओ कि सब्सिक्वेंट इवेंट में तुम्हारे क्या ऑब्जेक्टिव है। तो तुम्हारे ऑब्जेक्टिव है, तो तुम्हें पता है भैया, चीख चीख के इतने दिन से हम पढ़ रहे हैं, इतने इसमें भैया, टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस, कीवर्ड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस। भैया तुम्हारा काम है, तुम ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करो। तुम्हें ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं, ऑब्टेन करने हैं कि वेदर इवेंट जो हुए हैं
वो डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के बीच में हुए हैं या नहीं। अगर ऐसा लगता है तो उसके ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करो। मैम ऑडिट एविडेंसेस कैसे कलेक्ट करते हैं, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करते हैं, methods of collecting audit evidences, inquiry, observation, test of details, analytical procedures, substantial procedures, ठीक है। पहले कलेक्ट करो, फिर देखो मैनेजमेंट ने कोई डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट करी है, दी है या नहीं दी है, या उसको प्रॉपरली फाइनेंशियल एडजस्टमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्ट किया है या नहीं, ठीक है। और रिस्पॉन्ड, अगर ऐसा अगर किया है तो तुम्हारा रिस्पॉन्ड क्या है। अगर कुछ फैक्ट तुम्हें बाद में पता चले हैं अपनी ऑडिट एविडेंसेस से, अपनी ऑडिट प्रोसीजर से, सो व्हाट्स योर रिस्पॉन्ड। आपने क्या मैनेजमेंट से डिस्कस किया है, आपने मैनेजमेंट को बोला कि चेंजेस लाइए। अगर ये सारा काम किया है तो मैनेजमेंट ने कोई कार्रवाई नहीं करी, तो आपने अपनी रिपोर्ट में कितना चेंज किया है, क्या आपने डिस्क्लेमर दिया है, एम्फेसिस ऑफ मैटर रिपोर्ट डाला है, एडवर्स ओपिनियन पास किया है, या मॉडिफाइड ओपिनियन या अनमॉडिफाइड ओपिनियन दिया है। राइट, समझ आ गया। तो तुम्हारे ऑब्जेक्टिव क्या है, दो ऑब्जेक्टिव समझ में आए। राइट, नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट है ऑडिट प्रोसीजर रिलेटिंग टू द इवेंट। अब भैया आप सीए फिर से रोने लगा भैया ऑडिटर कि भैया मेरे ऑडिट प्रोसीजर्स क्या रहते हैं, मैं अपने ऑडिट प्रोसीजर क्या रखूं। अगर मुझे कोई डेट, कोई इवेंट पता चलता है, मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हुई है वो 31 मार्च को इन्होंने खत्म कर दी है, और जो आप ऑडिट रिपोर्ट देंगे वो 30 सितंबर को, तो 1 अप्रैल से लेकर आपका इस 30 सितंबर तक आपने इशू की, इसके बीच में अगर आपको कुछ पता चलता है तो आपने क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ देख, ऑडिटर शैल परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन टू ऑब्टेन, भैया ऑडिटर को अपने ऑडिट प्रोसीजर इस तरीके से डिजाइन करने हैं और परफॉर्म करने हैं कि भैया वो पता कर सके सफिशिएंट ऑडिट अप्रोप्रिएट का, कि सारे जो इवेंट्स हैं वो भैया इवेंट्स, जो भी इवेंट्स को वो कंसिडर कर रहा है वो इवेंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेट और ऑडिटर रिपोर्ट के बीच में हुए हैं। क्या वो ऑर्गेनाइजेशन ने, क्या वो कंपनी ने एडजस्ट कर रखे हैं, क्या उसका डिस्क्लोजर दिखा रखा है या नहीं दे रखा। राइट, द ऑडिटर शैल परफॉर्म द प्रोसीजर रिक्वायर्ड अवर सो दैट इट कवर द पीरियड। सो ऑडिटर को उस हिसाब से ऑडिट प्रोसीजर्स रिक्वायर करने हैं। द ऑडिटर शैल टेक इनटू अकाउंट द ऑडिटर रिस्क असेसमेंट। अब साथ ही साथ जब आप ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करते हो तो आपको पता है ऑडिटर का एक काम होता है कि भैया जो अगर ये इवेंट इन दोनों डेट के बीच में हुए हैं और ऑडिटर को अपने ऑडिट एविडेंसेस परफॉर्म करने के बाद पता चला है कि भैया ये इवेंट्स है, ठीक है, सब्सिक्वेंट इवेंट्स है। अब ये सब्सिक्वेंट इवेंट्स कितने मटेरियल हैं, क्या देयर आर हाई चांसेस ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, जो सब्सिक्वेंट इवेंट पता चला है क्या उसके मिस स्टेटमेंट होने के ज्यादा चांसेस है, क्या रिस्क है, ठीक है। एंड डिटरमाइन, और कितना रिस्क है, कितना रिस्क है और क्या रिस्क है। तो यहाँ बोल रखा है द ऑडिटर शेयर टेक इनटू अकाउंट द ऑडिटर रिस्क असेसमेंट एंड डिटरमाइन द नेचर ऑफ एक्सटेंट ऑफ सच ऑडिट प्रोसीजर। सबसे पहले तो भैया तुम अंडरस्टैंडिंग करो, obtain an understanding of any procedure perform any procedure management has established। सबसे पहली तो काम चीज है भैया, आप बोलोगे ऑडिटर होके मुझे ये इवेंट का पता चला है अपने से, तो भैया तुम मैनेजमेंट से पूछोगे क्या आप लोगों ने कुछ कुछ प्रोसीजर किए थे कि ये इवेंट आपने कोई तैयारी कर रखी है। अगर तैयारी का मतलब है आपने कोई डिस्क्लोजर डाल रखा है, आपने कोई इवेंट का मतलब ये चीज है प्रोविजन बना रखा है या नहीं बना रखा, आप मैनेजमेंट से इंक्वायरी करोगे, ठीक है। आपको लगे कि जहां पे मैनेजमेंट साथ नहीं दे रही तो आप दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से, जो मैनेजमेंट से ऊपर हाई लेवल के पर्सन होते हैं, हाई लेवल यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इंक्लूड हो गए, प्रमोटर्स हो गए, सीईओ हो गए कंपनी के, जो चीफ डिसीजन लेते हैं, ठीक है, आप उनसे इंक्वायर करोगे, आप उनको बताओगे कि ये इवेंट है सब्सिक्वेंट इवेंट दैट आई फाउंड ड्यूरिंग माय जर्नी ऑफ कलेक्टिंग ऑडिट एविडेंसेस, सो क्या करना चाहिए। तीसरा, रीडिंग ऑफ मिनट्स, भैया हर चीज में ऑडिट डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है, बोर्ड्स मीटिंग, बोर्ड मीटिंग्स होती है, तो भैया आपको मिनट्स रीड करने कि भैया इस बारे में डिस्कशन हुआ था या नहीं। अब कोर्ट केस चल रहा है तो उसके बारे में डिस्कशन हुआ होगा, ठीक है, ये आपको चेक करना है। तीसरा, रीडिंग द एंटिटी लीज सब्सिक्वेंट इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हर एक बिग ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है वो, तो भैया आपने इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंटरिम जनरल मीटिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हुई होगी, आप उसके मिनट्स रीड करेंगे, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करेंगे।
ये सब आप क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको अपनी तरफ से एक प्रॉपर ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं। सच इन्फॉर्मेशन में ऑल्सो ऑब्टेन बाय ऑडिटर बाय अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। आप अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स चेक कर सकते हैं, आप टेस्ट ऑफ डिटेल्स कर सकते हैं, टेस्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। अगर इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड कोई भी आपको ऐसा लगता है इवेंट कॉज है, जैसे कि आग लग गई, ये तो आग लग गई तो ये दूसरा इवेंट है, इसमें नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल कि आपका इवेंट, आपका आपने कोई गुड्स ऑर्डर की बाय सी रूट आ रहे हैं, तो आपका जो मतलब इंटरनल कंट्रोल है कि इतने दिन में आ देना चाहिए, चेकिंग वगैरह वो प्रॉपर है या नहीं उस ऑर्गेनाइजेशन का, ये सारे हैं आपके ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म। तो मार्क करो इसको, ये है ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म। ऑडिटर को ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं कि जब उसको सब्सिक्वेंट इवेंट्स के बारे में पता चलता है जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद हुए हैं, जिसका एविडेंस उसको मिला है, जिसने मैनेजमेंट ने कुछ हिंट दे रखा है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशूड। दैट मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशूड का मतलब यही है कि बेटा आपने अपनी जो शेयर होल्डर को ऑडिट रिपोर्ट कब दी। ठीक है, तो जब आप शेयर होल्डर्स को ऑडिट रिपोर्ट इशू करते हैं तो उसको बोलते हैं डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू। अब दूसरा सब्सिक्वेंट इवेंट्स में है फैक्ट ऑफ विच नोन टू द ऑडिटर। अब ऑडिटर को जो फैक्ट पता चलते हैं वो पता चलते हैं डेट, मतलब अपनी ऑडिट रिपोर्ट बनाने के बाद, लेकिन एजीएम से पहले इशू होने वाली है। सितंबर में उसने अपनी ऑडिट रिपोर्ट बनाने की दी, दिसंबर में एजीएम है, उसको वो सितंबर के बाद नवंबर में वो फैक्ट एंड फिगर पता चले तो क्या करेगा ऑडिटर? ठीक है, जागते रहो, सो मत जाना। बच्चे कह रहे मैडम कैसी कैसी बात कर रहे हो बेटा, बताना पड़ता है, तुम लोग सो बहुत जल्दी जाते हो। द ऑडिटर हैज नो ऑब्लिगेशन। सो भैया ऑडिटर कहेगा जब मैंने अपनी ऑडिट रिपोर्ट कर दी तो मेरे उसके बाद मेरे कोई ड्यूटी नहीं है। द ऑडिटर हैज नो ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म एनी ऑडिट प्रोसीजर। उस टाइम में जब तक कहते हैं ना कि जब तक हमारे हमारे हाथ में चीजें रहती हैं तब तक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे हाथ से निकल गई तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो सेम ऑडिटर कहेगा भैया मैंने अपनी ऑडिट रिपोर्ट मैनेजमेंट को दे दी। अब उसके बाद जो भी चीज हो रही है, मुझे जो इवेंट है बाद में पता चल रहे हैं, ठीक है, कहीं से भी पता चल रहा है, तो मेरी इसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हाउएवर, अब यहाँ पे एक कंडीशन है, when after the date of auditor report but before the date of financial statement are issued, the fact become known to the auditor, it has been known to the auditor at date of audit report, may cause the auditor to amend the audit report and auditor shall। अगर उसने जिस डेट पे ये सिचुएशन है, जब उसने ऑडिट रिपोर्ट वो इशू करने ही वाला था 2 दिन के बाद, उसको पता चला कि भैया ये फैक्ट एंड फिगर्स है, सब्सिक्वेंट इवेंट्स है, तब उस केस में ऑडिटर को अमेंड करनी पड़ सकती है अपनी ऑडिट रिपोर्ट। कैसे अमेंड करेगा? सबसे पहले अपने मैटर को मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करेगा, भैया ये ऐसी ऐसी प्रॉब्लम। दूसरा, डिटरमाइन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट नीड टू। भैया ये पूछेगा कि देखो सारा काम हो चुका है, 3-4 महीने से मैंने ऑडिट करा है, अब क्या नीड है कि भैया हम इसको अमेंड करें तुम्हारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। इंक्वायर करेगा मैनेजमेंट से कि भैया अब इस मैटर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे एड्रेस किया जाए, कैसे अमेंड, कैसे लिखा जाए, कैसे डील किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट, इफ अ मैनेजमेंट अमेंड्स अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर मैनेजमेंट बोलता है कि नहीं नहीं भैया हमें तो मैनेजमेंट हमें तो अमेंड करनी है, हमें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इस सब्सिक्वेंट इवेंट्स का सारा फैक्ट एंड फिगर लाना, देन कैरी आउट द ऑडिट प्रोसीजर। जब उसका ऑडिट प्रोसीजर करने का प्रोसीजर चालू होता है, राइट, carry out the audit procedure necessary to circumstances on the amendment. Unless the circumstances succeeding para apply, extend the audit procedures. Already refer the date of audit। भैया पहले तो अपने ऑडिट प्रोसीजर करो, लेकिन उसको फिर भी लगता है कि यस ऑडिट प्रोसीजर्स को मुझे और आगे बढ़ाने की जरूरत है। पहले इंक्वायरी कर रहा था, अब मुझे अंदर मतलब टेस्ट ऑफ डिटेल्स करना है, हर डिटेल्स को चेक करना है फिर से, क्या रीजन रहा क्या नहीं रीजन रहा लिंक करना है, तो वो करेगा। और उसके बाद न्यू ऑडिट रिपोर्ट, अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी अमेंड करनी पड़ेगी, वो कौन करेगा? मैनेजमेंट करेगी। मैनेजमेंट जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंड करके देगी उसके ऊपर ऑडिटर को नई ऑडिट रिपोर्ट देनी है। ठीक है, क्लियर हुआ? अच्छा, नेक्स्ट है द ऑडिटर रिपोर्ट शैल नॉट बी डेटेड अर्लियर।
देन द डेट ऑफ अप्रूवल अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एमसीक्यूज में आ सकता है। तो जिस डेट पे आपने द रिपोर्ट शैल नॉट बी डेटेड अर्लियर देन द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, भैया अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी मैनेजमेंट से द्वारा अप्रूव होती है, तो भैया वो अर्लियर वाली डेट आप नहीं डालेंगे जिस डेट पे अप्रूवल अब हुई है नई ऑडिट रिपोर्ट की। Okay, when laws and regulation of financial statement framework does not prohibit management from restricting the amendment financial statement effect subsequent events and those responsible for approving is not prohibited. कई बार क्या होता है, आगे are not prohibited from restricting their amendment, the auditor permitted to restrict the audit procedure on subsequent event. An auditor either amend the audit report to include the additional date restricted, that amend that indicates that auditor procedure on subsequent are strictly solely for the amendment of financial statement, provide a new and amended audit report includes the statement of emphasis of a paragraph. भैया कई बार क्या होता है, लॉ की वजह से या फिर मैनेजमेंट की वजह से रिस्ट्रिक्शन लग जाती है, मैनेजमेंट ठीक है रिस्ट्रिक्ट करता है कि भैया अमेंड मत करो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बट ऑडिटर को पता है कि भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंड नहीं हुई है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन मेरे मेरे नॉलेज में आई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू करने से पहले। किसको इशू करने से पहले? थर्ड पार्टीज यानी शेयर होल्डर्स को एजीएम में आने के। तो भैया ऑडिटर क्या कर सकता है, अपनी ऑडिट रिपोर्ट को इंक्लूड करेगा और ये भी साथ साथ बताएगा कि भैया एडिशनल डेट जो थी इस डेट पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये सब्सिक्वेंट इवेंट्स पता चले, अमेंड हुई है या नहीं हुई है। वो अगर अमेंड हुई है तो अपनी डेट लिखेगा, अमेंडेड डेट, अपनी पुरानी डेट की भी रिपोर्ट और अपनी रिपोर्ट न्यू रिपोर्ट भी लिखेगा। दूसरा, अगर मैनेजमेंट रिपोर्ट को अमेंड नहीं करता, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंड नहीं करता, तो ऑडिटर एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ करेगा कि भैया इस केस में, इस पर्टिकुलर केस के अंदर मैं अपने डिसीजन और अपना अपना ओपिनियन नहीं दे सकता, रीजन भी कि सब्सिक्वेंट इवेंट हुए थे और रिस्ट्रिक्शन पुट की गई थी, इसलिए मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंड नहीं हुई, जिसकी वजह से मैं अपना ओपिनियन पर्टिकुलरली इस चीज पे रिस्ट्रिक्ट करता हूँ। दैट्स व्हाई आई एम गिविंग अ ईओएम, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। ओके, क्लियर? ये इंपॉर्टेंट है, मार्क कीजिए। इन सम एंट्रीज द मैनेजमेंट मे नॉट रिक्वायर्ड टू एप्लीकेबल लॉ, ठीक है, ओवर द फाइनेंशियल टू इशू अमेंडेड, ठीक है। किस कभी किसी केसेस के अंदर मैनेजमेंट में नॉट रिक्वायर्ड बाय द एप्लीकेबल लॉ, किसी मैनेजमेंट को रिक्वायर नहीं होती कि वो अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू करे, देन ऑडिटर नीड नॉट टू प्रोवाइड द अमेंडेड और न्यू ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिटर को ऊपर वाले केस में क्या रिक्वायरमेंट थी कि अमेंडेड ऑडिट रिपोर्ट को प्रिपेयर करे, बट उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंडेड में रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा था या कुछ भी चीज में रिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे सम आइडेंटिटी लॉ की रिक्वायरमेंट नहीं है कि कोई अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट या ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर करे, तो ऑडिटर को भी नहीं जरूरत है। मैनेजमेंट डज नॉट अमेंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन सर्कमस्टांसेस वेयर ऑडिटर बिलीव्स दे नीड टू बी अमेंडेड, देन द ऑडिटर रिपोर्ट हैज नॉट बीन प्रोवाइडेड टू द आइडेंटिटी, द ऑडिटर शैल मॉडिफाई द ओपिनियन। भैया क्या केस है, ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट को प्रेजेंट करने के लिए उसको अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए, पर मैनेजमेंट उसको नहीं प्रोवाइड कर रही है, तो भैया ऑडिटर अपना रिपोर्टेड रिपोर्ट एंटिटी को नहीं देगा, मतलब दे ऐसा कर सकता है ऑडिटर अपना SS70 के अंदर अपना ऑडिट ओपिनियन क्या करेगा, मॉडिफाई कर देगा। ठीक है, सेकेंड और है, एंड नहीं है, इफ ऑडिट रिपोर्ट हैज बीन ऑलरेडी, अगर ऑडिट रिपोर्ट को दोबारा दे चुका है, पहले ओरिजिनल ऑडिट रिपोर्ट हैंड ओवर कर चुका है, द ऑडिटर शैल नोटिफाई मैनेजमेंट अनलेस दोस चार्ज विद गवर्नेंस, ठीक है, are involved in the identity, those charged are not issue the financial statement to the third party before the necessary amendment। भैया ऑडिटर अगर हैंड ओवर कर चुका है लेकिन उसको सब्सिक्वेंट फैक्ट एंड फिगर्स मिलते हैं और मैनेजमेंट अमेंड नहीं कर रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ऑडिटर या तो मैनेजमेंट से बात करेगा, अगर मैनेजमेंट कोई रिप्लाई नहीं करेगा तो दोस्त चार्ज पर गवर्नेंस के पास जाएगा और ये कहेगा कि विदाउट दैट नेसेसरी एडजस्टमेंट आप ये ऑडिट, अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट और ऑडिट रिपोर्ट आप क्या कीजिए, थर्ड पार्टी को इशू नहीं कीजिएगा, ठीक है। द ऑडिटर शैल टेक एप्रोप्रिएट एक्शन टू सीक प्रिवेंट रिलायंस ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट। भैया ये क्यों कर रहा है ऐसे, ऑडिट क्यों, ऑडिटर क्यों नहीं बोल सकते कि भाड़ में जाए हमें क्या मतलब, बेटा जब पीयर रिव्यू आएगा ना और ये सारी चीजें होंगी तो ऑडिटर पे ये आता है कि भैया तुम कहाँ थे, तुम कहाँ सो रहे थे, तुम कहाँ अपनी घोर निद्रा में व्यस्त थे, क्या तुम्हें पता नहीं चलेगा, जिसकी वजह से ऑडिटर को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। बहुत से ऐसे ऑडिटर्स हैं आप पैनल्स में देखिए जिनको कहते हैं ना कि सस्पेंड किया जाता है, इतनी सर्विसेज, लाइसेंस छीन सकता है,
ठीक है, तो ये चीज को, अपना लाइसेंस को ना छीने तो भैया ऑडिटर को ये स्टेप लेने पड़े। नेक्स्ट केस है फैक्ट बिकम नोन टू द ऑडिटर आफ्टर फाइनेंशियल डेट इशू। भैया आफ्टर फाइनेंशियल डेट भैया इशू हो गई, बट गया, बंटवारा बढ़ गया, चाय कॉफी बढ़ गई। मैडम ये क्या कह रहे हो, चाय कॉफी बढ़ गई मतलब क्या हो गया? बेटा चाय कॉफी बढ़ गई का मतलब क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू हो गई है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू हो गई है तो भैया क्या होता है? दे दी। Discuss the matter with those charged with governance and those charged with governance whether financial statement need to be same चीज है कि भैया अगर बाद में कुछ ऐसा फैक्ट नेसेसरी दैट गोइंग टू बी इम्पैक्ट ऑन द डिसीजन मेकिंग ऑफ इंटेंड यूजर्स, अगर कोई इंटेंड यूजर्स के डिसीजन को इफेक्ट करता है तो भैया वो मैनेजमेंट से सबसे पहले बात करेगा, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से बात करेगा, फिर पूछेगा कि भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंड करना जरूरी है नहीं। मैनेजमेंट से वही चीज है, मैनेजमेंट से पूछेगा भैया बताओ क्या किया जाए। ठीक है, if a management amends the financial statement, अगर मैनेजमेंट अमेंड करती है, कैरी आउट द ऑडिट प्रोसीजर सेम स्टेप कैरी आउट करेगा, रिव्यू करेगा अपने स्टेप्स कि प्रीवियसली जो इशू फाइनेंशियल स्टेटमेंट थी और ठीक है उसमें डिफरेंस क्या है और उसके बेसिस पे मुझे अपने ऑडिट रिपोर्ट में क्या इन्फॉर्म करना है और क्या इन्फॉर्म नहीं करेगा, और नई ऑडिट रिपोर्ट को प्रिपेयर करेगा। ठीक है, when a circumstances, ये important पैराग्राफ है तो हमने पहले भी पढ़ा था, when a circumstances as such that laws and regulation of financial reporting framework does not prohibit management from, prohibit का मतलब रोक लगा देना, from restricting the amendment and financial statement to the effect of subsequent responsible for approving the financial are not prohibiting from restricting their approval of that amend the auditor report or provide a new audit, जो हम ये पूरा ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, या फिर एम्फेसिस ऑफ मैटर करेगा, राइट। अब नेक्स्ट है बेटा, इसको कंप्लीट करते हैं, ओवरव्यू ऑफ ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिगार्डिंग सब्सिक्वेंट इवेंट। तो सबसे पहले ओवरव्यू क्या है, हम इसको पढ़ते हैं, परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स को परफॉर्म करना है, obtain sufficient audit appropriate audit evidences लेने, in such if such subsequently required to be adjustment disclosure है तो भैया आपको मैनेजमेंट से डिस्क्लोज करके, दोस्त स्टार्स विद गवर्नेंस से डिस्क्लोज करके उनको मैनेज करना है, उनको रिस्पॉन्स करना है। ठीक है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेनी है मैनेजमेंट से या दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से। अब नेक्स्ट क्या है, ओवरव्यू ऑफ ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट बट बिफोर द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू। तो सबसे पहले तो ऑब्लिगेशन नहीं है भैया ऑडिटर की, भैया ऑडिट रिपोर्ट दे दी है उसके बाद क्या ऑब्लिगेशन, लेकिन फिर भी लगता है मैनेजमेंट को कि भैया अमेंड करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और ऑडिट रिपोर्ट फिर से प्रिपेयर करनी है, तो भैया सबसे पहले, अब यहाँ पे आपका क्रक्स लिखा है, द मैनेजमेंट अमेंड्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैरी आउट द ऑडिट प्रोसीजर, भैया ऑडिट प्रोसीजर्स कैरी आउट करो, रिव्यू करो और नई ऑडिट रिपोर्ट लेके आओ एज अ चार्टर्ड अकाउंट एज अ ऑडिटर। अगर मैनेजमेंट कहती है कि भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंड नहीं करना है तो ऑडिट, लेकिन ऑडिटर का बिलीव है कि अमेंड करना चाहिए क्योंकि इसका इफेक्ट पड़ रहा है, इट्स डायरेक्टली इम्पैक्टिंग। ठीक है, लेकिन उसको अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं मिल रही है, अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन प्रोवाइड करेगा, मैनेजमेंट। तो ऑडिटर अपना ओपिनियन को मॉडिफाई कर सकता है एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 705 के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर ऑडिटर ने ऑडिट रिपोर्ट ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया आइडेंटिटी को, द ऑडिटर शैल, तो ऑडिटर मैनेजमेंट को और दोस्त चार्ज एंड गवर्नेंस को नोटिफाई करेगा कि रुको रुको, अभी बिना मेरी परमिशन के, बिना इस डिस्कशन के थर्ड पार्टीज को आप इशू नहीं करेंगे। तो वो सारी सिचुएशन बताएगा और सारी एडजस्टमेंट, अगर मैनेजमेंट एग्री होती है तो सारी एडजस्टमेंट सब्सिक्वेंट इवेंट्स की करेगा। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं किया तो भैया ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में वो सारे स्टेप करेगा कि भैया अपनी ऑडिट रिपोर्ट में एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ लिखेगा, डिस्कस करेगा। ठीक है, नाउ ओवरऑल ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी आफ्टर फाइनेंशियल डेट हैज बीन इशूड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर इशू है तो सबसे पहले तो भैया हाथ से गए हो तो गए हो, तो वहां ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो सेम प्रोसेस है कि अगर ऑडिटर को पता चलता है इफेक्ट तो मैनेजमेंट से बात करेगा, भैया कहेगा कि तुम तो डूब रहे हो, मुझे भी डुबाओगे क्या, अमेंड करवा लो, अगर अमेंड नहीं कराएगा तो अपना स्टेटमेंट, अपना एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ देगा। ठीक है, रिव्यू करेगा स्टेप, तो ये कुछ पॉइंट्स थे। अब अभी आज हमने किया ऐसे 570 का मतलब सब, सॉरी ऐसे 580 का सब्सिक्वेंट इवेंट्स। ठीक है, तो आज सबसे पहले हमने सब्सिक्वेंट इवेंट्स को डिस्कस किया, इसकी टेस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग करना। ठीक है, कल डिस्कस करेंगे ऐसे 570 गोइंग कंसर्न में ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है।
तो 3 पैराग्राफ में 3 चीजों में हमने बांटा है, वो आपको मैंने पता किया कि भैया ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। 3 केसेस हो सकते हैं। सबसे पहले कि उसको ऑडिट रिपोर्ट से पहले बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद पता चलता है, तो क्या क्या रिस्पॉन्सिबल करेगा। दूसरा, ऑडिट रिपोर्ट और इशू करने से पहले पता चलता है तो क्या करेगा। तीसरा, बाद में पता चलता है। और उसके अंदर जो भी स्टेप थे कि अमेंड करना जरूरी है, अगर स्ट्रिक्ट करता है, अगर मैनेजमेंट अमेंड करके देता है तो क्या स्टेप रहेंगे, अगर अमेंड नहीं करके देता है तो भैया क्या स्टेप रहेंगे। समझ में आया चैप्टर? डू कमेंट मी, अगर समझ में आया तो कमेंट जरूर करना। लाइक, अगर समझ में अच्छे से आया ना तो भैया आप क्या करना, इसको लाइक कर देना। ठीक है। अब बच्चे कहेंगे मैम लाइक से आपको क्या मिलता है। लाइक से ये मिलता है कि आप जिसको आप फॉलो करते हो या चीज करते हो, ठीक है, वो उन तक ये वीडियो पहुंच सकती है, तो उन लोगों तक पहुंचाओ जिनको इनकी नीड है। ठीक है। हर बच्चा, तो जरूरी नहीं है कि हर बच्चा टॉप इंस्टीट्यूट से पढ़ रहा है तो उसको सारी चीज समझ में आ रही है। हर बच्चा शॉर्ट नोट्स पे पढ़ रहा है तो उसको सारी चीज समझ में आ रही है। हर बच्चे का और हर पर्सन का, बच्चा नहीं, हर पर्सन का लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अलग होता है। राइट। कोई डीप में जाके पढ़ता है, कोई रट्टा मार के पढ़ता है, कोई क्राइम करके पढ़ता है, कोई कैसे पढ़ता है। रिटर्न प्रैक्टिस चालू कर दो। ठीक है। सो ये था आज का। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद। कल करेंगे ऐसे 570 इसी से। ठीक है। बाय बाय, टेक केयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर नए हो।